हाय एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट का। इससे पहले विजुअल इम्पेयरमेंट की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें वो भी बताइए, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं श्रवण बाधित। ठीक है, जो बच्चा जिसको ठीक से सुनाई नहीं देता है, या उसको तेज बोलो तो सुनाई देता है, या फिर उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, टोटल डेफनेस है, तो उसको हम बोलते हैं श्रवण बाधित बच्चा। हियरिंग इम्पेयरमेंट कॉजेज हियरिंग डिसेबिलिटी। हियरिंग इम्पेयरमेंट से हम हियरिंग डिसेबिलिटी होती है। इसका कारण क्या है? हियरिंग डिसेबिलिटी। द हियरिंग डिसेबिलिटी या हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन मे हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ लॉसेज। जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज का लॉस होता है। कहाँ पर? उसकी ऑडिटरी परसेप्शन में, उसको सुनने में कोई ना कोई परेशानी होती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफेक्ट। ये किस पर डिपेंड होता है? डिफेक्ट और डैमेज टू द हियरिंग मैकेनिज्म, कि उसके हियरिंग मैकेनिज्म में कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर है। द डिफेक्ट और डैमेज में बी इन द ईयर ड्रम। वो डिफेक्ट कहाँ हो सकता है? या तो उसके ईयर ड्रम्स में हो सकता है, या इनर ईयर बोन में, या फिर जो अंदर की जो आंतरिक जो कान की हड्डी होती है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर मिडल पार्ट ऑफ द ईयर, या तो ईयर के मिडल पार्ट में कोई दिक्कत है। द पर्सन मे हैव कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी। तो कुछ बच्चों को क्या होता है? बिल्कुल कंप्लीट लॉस ऑफ जो है एबिलिटी होती है, तो उसको हम डेफ बोलते हैं, कि वो बिल्कुल बधिर है। ठीक है, उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, टोटल लॉस ऑफ हियरिंग है। या फिर क्या हो सकते हैं कि थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, सुनाई तो देता है पर थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। उसकी डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज हैं, उसको हम माइल्ड, स्वेयर या प्रोफाउंड डिग्री जो है उसमें क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पता चलता है कि कितना हार्ड ऑफ हियरिंग है उसे, कि कितना तेज और कितना मुश्किल से उसको सुनाई देता है। दोज कैन नॉट हियर प्रॉपरली जनरली ऑल्सो हैव डिफेक्ट इन स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। कि जिन बच्चों को ठीक से सुनाई नहीं देता, उनकी जो स्पीच है वो ठीक से बोल भी नहीं पाते, उनकी लैंग्वेज भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि हम जो भी नॉर्मल बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको कोई परेशानी नहीं है, वो चीज़ों को सुन के, देख के, हर चीज़ से अपनी सेंसेस से परसीव करते हैं, तभी जाके वो चीज़ें सीख पाते हैं। अब जो बच्चा ठीक से सुन नहीं पाएगा, वो चीज़ों को ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, चीज़ों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाएगा, तो इसी वजह से उनकी स्पीच एंड उसकी लैंग्वेज जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि वो ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता, और किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलना है उसे नहीं पता होता। तो इस वजह से उसको कोई ना कोई इस तरह की समस्या होती रहती है। आगे बात करते हैं। अब क्या है, हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट की, कितने लेवल्स होते हैं। द चिल्ड्रन हु हैव सम डिफिकल्टी इन हियरिंग आर कॉल्ड द हियरिंग डिसेबल। कि वो बच्चा जिसको कोई ना कोई समस्या है हियरिंग में, सुनने में, तो उसको हम हियरिंग डिसेबल बच्चा बोलते हैं। तो उसको 4 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला होता है माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, कि मतलब माइल्ड मतलब होता है कि मतलब बहुत कम हियरिंग का लॉस हुआ है, ठीक है, सुनने में वो थोड़ा ऊंचा सुनता है बट उसको सुनाई ज़रूर देता है। द साउंड वेव्स रेंज फ्रॉम 1 to 130 डेसिबल। जितनी भी साउंड वेव्स होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, नॉर्मल बोलना या फिर म्यूजिक की आवाज़ या डीजे वगैरह, तो वो 1 से लेकर 130 तक जो है डेसिबल्स होते हैं नॉर्मली। द साउंड ओवर 130 डेसिबल्स गिवन अ परसेप्शन ऑफ पेन नॉट ऑफ और एनी प्रॉपरली साउंड। ठीक है, अगर ये बच्चा नॉर्मल जो हम हैं वो 1 या 130 डेसिबल तक सुनते हैं नॉर्मल, या 130 डेसिबल से ऊपर ऊंचा हम सुन सकते हैं। ठीक है, जैसे डीजे की आवाज़ होती है, आप शादियों में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो हम तेज़ आवाज़ सुन सकते हैं, हमारे कानों में इतना दर्द नहीं होता है। बट जो बच्चा माइल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो वो 130 डेसिबल से ऊपर साउंड बिल्कुल नहीं सुन सकता है, उसके कानों में दर्द होने की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कानों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। द एवरेज लेवल ऑफ ऑडिबल वॉइस इज जनरली 65 डेसिबल। कि जो बच्चा क्या है, माइल्ड इम्पेयर्ड है, उसको हम 65 डेसिबल्स तक की ही आवाज़ सुनाई देती है। अब नॉर्मल बच्चे को हम 1 से लेके 130 तक, ठीक है, वो 1 से लेके 130 तक सुन सकते हैं। एक में क्या होता है, बिल्कुल फुसफुसाहट की आवाज़, जैसे कि हम कई बारी
क्लासरूम में बैठे हुए या फिर नॉर्मल घर पर भी क्या है फुसफुसा के बात कर लेते हैं ताकि सामने वाले को कि किसी और को सुनाई ना दे, ठीक है। तो वो आवाज़ हमें सुनाई दे जाती है, बट इन बच्चों को वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इनको 1 से लेकर के 64 डेसिबल्स तक के नीचे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ठीक है। सो द साउंड, द माइल्ड, अगर हम बात करें द माइल्ड जो बच्चा है वो नॉट एबल टू लिसन वॉइस अप टू 54 डेसिबल, कि 54 डेसिबल्स। अब डेसिबल्स क्या है कि ध्वनि को हम डेसिबल्स में मापते हैं, तो एक पैरामीटर होता है ध्वनि को मापने का। जो बच्चा माइल्ड इम्पेयर्ड है वो 54 डेसिबल से नीचे की आवाज़ नहीं सुन सकता है, ठीक है। तो द चाइल्ड कैन नॉट हेयर द वॉइस स्पोकन लो लेवल पर, या 54 डेसिबल से नीचे की आवाज़ वो नहीं सुन पा रहा है। द मॉडरेट, अगर माइल्ड हो गया, माइल्ड के बाद आता है मॉडरेट की थोड़ी और ज़्यादा जो है हियरिंग लॉस हो चुका होता है, उसको थोड़ा और ऊंचा बोलेंगे तो ही वो सुन पाएगा। सो द मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, मॉडरेटली हियरिंग इंडिविजुअल आर नॉट कैपेबल ऑफ हियरिंग साउंड बिलो 69 डेसिबल्स, वो 69 डेसिबल्स से बिलो आवाज़ नहीं सुन सकता है, ठीक है। सो द लॉस ऑफ द हियरिंग एबिलिटी रेंजेस फ्रॉम 55 to 69 डेसिबल्स। अब क्या माइल्ड को 54 डेसिबल्स तक सुनाई दे जाता है, बट जो मॉडरेट है उसको 55 से 69 जो डेसिबल्स हैं वहाँ तक की वॉइस जो है वो सुनाई देती है, कि आप जब ऊंचा बोलोगे तो ही उसे उन्हें सुनाई देगा। इट मीन्स दैट दे कैन हियर द वॉइस ऑफ अ पर्सन इफ़ ही स्पोक अ बिट लाउडर देन द एवरेज, कि एवरेज से तेज ऊंचा बोलेंगे तभी उनको सुनाई देगा, ठीक है। उसके बाद जाता है हमारा स्वेयर थोड़ा और उनको डेफनेस है, ठीक है, सॉरी उनको थोड़ा और इम्पेयरमेंट है। सो हैपन्स टू बी इन द इंडिविजुअल इन होम द हियरिंग हैंडीकैप्स ऑफ 70 to 89 डेसिबल। अब क्या है, इनको 70, उनको क्या 55 से 69 डेसिबल सुनता था मॉडरेट्स को, सिवियर हैंडीकैप्स को 70 से 89 डेसिबल्स की वॉइस सुनती है। अगर आप इतना ऊंचा बोलेंगे तभी उनको सुनाई देगा। इट मीन्स दैट दे आर डेफिनेटली कॉन्स्पिशियस हार्ड ऑफ हियरिंग, तो ये हार्ड ऑफ हियरिंग है, उनको सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड द पर्सन हैज़ टू स्पीक एट अ वेरी हाई टोन टू अनेबल दैम टू हियर वट इज स्पीकन, तो पर्सन सामने वाले को बहुत तेज़ हाई टोन में बोलना पड़ेगा, तभी जो है पर्सन जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसे समझ पाएगा कि क्या बोला गया है। उसके बाद 4th डिग्री है हमारी प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये सबसे बड़ी डिग्री है। सो इन सच केसेस द लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी इज ग्रॉस, ठीक है। इस पर प्रोफाउंड पर हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई लेवल का होता है। सो हियरिंग हैंडीकैप इनको 90 डेसिबल्स और इसकी अबव की आवाज़ें सुनाई देती है। अब जब तक 90 डेसिबल्स की वॉइस नहीं प्रोड्यूस करोगे इनको कुछ सुनाई नहीं देगा। सम ऑफ देम कैन हियर अ फ्यू स्पोकन वर्ड्स सम एक्सटेंट एंड अदर्स फेल्स टू गेट द आइडिया व्हाट हैज़ बीन कन्वेड टू देम। कुछ को क्या होता है कि सिर्फ कुछ वर्ड्स ही समझ में आते हैं कि क्या कहा गया है, और कुछ को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि क्या बात कह दी गई है, ठीक है, वो बिल्कुल ही उनको ठीक से सुनाई देता। तो उनको हम बोलते हैं द टोटल लॉस ऑफ हियरिंग को हम डेफनेस बोलते हैं, कि जिसको बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता उसको हम बोलते हैं कि वो बधिर है, ठीक है, उसको टोटल डेफनेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अलॉन्ग विद द क्लासिफिकेशन डेसिबल्स के अलावा मॉडर्न एक्सपर्ट्स जो हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट को, जैसे कि कंडक्ट हियरिंग इम्पेयरमेंट, सेंशुअली न्यूरल इम्पेयरमेंट, और उनके सेंट्रली ऑडिटरी डिफेक्ट कितना हुआ है, और साइकोजेनिक हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये कुछ इनके पैरामीटर्स हैं जिससे हियरिंग इम्पेयरमेंट का पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट की, कि हियरिंग इम्पेयरमेंट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि कुछ तरीके हैं जिनसे पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो सबसे पहला हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, हर चीज़ को अगर हम मेडिकल जांच करवाएं, अपनी बॉडी का चेकअप करवाएं, तो हमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई दिक्कत है कि नहीं, हमारे विजुअल हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे कान में है, या फिर बोलने में कोई दिक्कत है या नहीं है, तो एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। सो पहला मेडिकल एग्जामिनेशन, अ मेडिकल स्पेशलिस्ट कैन डिटेक्ट एंड डायग्नोज द काइंड ऑफ लेवल ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है, जो डॉक्टर है, वो पता लगा लगता है और डायग्नोज करता है कि क्या और कितनी तरह का, किस लेवल का हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है, यूजिंग रिक्विजाइट मेडिकल टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट, की अलग अलग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं इसका पता लगाने के लिए, ठीक है। ही जनरली ऑल्सो टेक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल, और वो
फिर जो घर वाले हैं उनसे भी पूछता है कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है कि इसको क्या क्या समस्या आई है, हम सारी बातें बताएंगे तभी वो हमारा चेकअप करते हैं। देन सेकंड पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट स्टेटस, कि हम बच्चे के डेवलपमेंट के स्टेटस को देखेंगे कि किस तरह से बच्चा डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे के जब बच्चा छोटा होता है तो उसके हर एक एस्पेक्ट का एक साथ ही विकास होता है। अगर उसका विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है, वो ठीक से नहीं बोल पा रहा है, इतना बड़ा हो गया, वो 5 साल का हो गया, फिर भी वो ठीक से नहीं बोल पा रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सुन नहीं पा रहा, तो हमें थोड़ा बहुत हो जाता है कि हाँ उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सो डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन प्रॉब्लम अलोंग विद हिस्ट्री ऑफ जनरल डेवलपमेंट समटाइम्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो उसके डेवलपमेंट को देख के, उसकी हिस्ट्री को देख के कि वो किस तरह से बिहेव करता था, तो पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरह से उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। सो बिकॉज द पैटर्न ऑफ सेंसरी मोटर डेवलपमेंट इट इज जनरली कॉन्सेंशुअल सिमिलैरिटी विद डेवलपमेंट ऑफ अदर एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे के हर एस्पेक्ट एक साथ डेवलप होगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अदर एस्पेक्ट से किसको सुनने में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। सम लैग और ड्राइवेशंस इन द हियरिंग एबिलिटी कैन ईजिली बी पॉइंट आउट, तो हम उसकी डेवलपमेंट स्टेटस को देख के पता ईजिली पॉइंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद है न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग के द्वारा। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है कि माइंड कि हम अपने माइंड की टेस्टिंग करवाते हैं, ठीक है, कि हम चीज़ों को ठीक से समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग डिवाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑथेंटिक डायग्नोसिस, इससे हम काफ़ी ऑथेंटिक डायग्नोज कर सकते हैं बच्चों को प्रॉब्लम है या नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ दीज टेस्ट बाय द एक्सपर्ट आइडेंटिफाई द cause detect defect इन द हियरिंग और टोटल और इट्स टोटल लॉस, तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो पता लगा सकते हैं कुछ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट्स करवा के बच्चे के कि उसको क्या कारण रहा है कि इसकी हियरिंग लॉस है या इसको टोटल लॉस किस वजह से हुआ है, कि बाय बर्थ हुआ है या फिर बर्थ के बाद हुआ है। उसके बाद हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, केस स्टडी करके, बच्चे का हर बच्चे की हिस्ट्री जान के कि वो क्या व्यवहार करता है, स्कूल में कैसा है, अपने पीयर्स ग्रुप्स के साथ कैसे है, टीचर्स के साथ कैसे है, ठीक है। इन केस स्टडी टेक्निक द स्टडी ऑफ केस ऑफ रेलिवेंट, हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स सोर्सेज परटेनिंग टू द इम्पेयरमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द एरिया ऑफ ऑडिशन, कि उससे सुनने की सेंसेस में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग लोगों से उसके बारे में डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो किसी एक्सीडेंट वगैरह के कारण हुई है या फिर किस तरह से हुई है, हम उसका पता लगा सकते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, डायग्नोज करने की, राइट डायग्नोज करने की उसको कोशिश करते हैं कि उसको हम किस तरह से ठीक करें। उसके बाद 5th पॉइंट है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी ऑफ चिल्ड्रन बिहेवियर बाय पेरेंट्स, कि उसका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन उसके पेरेंट्स करें, उसके चिल्ड्रन उनके टीचर्स करें और पॉइंट आउट करें कि क्या डिफिकल्टी आ रही है बच्चे की, ठीक है। मैनी इंसिडेंट्स ऑफ हिज डेली बिहेवियर, उसके डेली बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, कैन इंडिकेट अबाउट हिज इम्पेयरमेंट और प्रॉब्लम, तो वो इजीली इंडिकेट कर देगी कि इस बच्चे को सुनने में कोई प्रॉब्लम है। सच एज इन्फेंट बिहेवियर रिस्पॉन्सेज टू डिफरेंट साउंड इज अर्ली बेबीहुड, जब बच्चा छोटा होता है तो वो डिफरेंट साउंड्स पर रिएक्ट करता है नहीं करता, तब हमें पता लग जाता है, क्योंकि जब बच्चे के छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं तो उनमें क्या होता है, घुंघरू होते हैं, आपने भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे के जो है अगर हम टॉयज़ को ऐसे हिलाते हैं तो उसमें क्या है, घुंघरू की जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस होती है। अगर बच्चा उसकी तरफ रिएक्ट कर रहा है तो मतलब बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा है तो मतलब ज़रूर कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम है, उसको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। और अगर हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में हम किस तरह से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पहला है कि अगर कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, द चाइल्ड टर्न हिज हेड टुवर्ड्स वन साइड इन हिज ट्रायल टू हियर कम्युनिकेट मैसेज, कि अगर कोई टीचर है या कोई पीयर ग्रुप का कोई स्टूडेंट है उसको कुछ कह रहा है तो वो अपना सर या अपना जो कान है उसकी तरफ पास ला के बोलता है कि आप क्या कह रहे हो, तो इस तरह से उसको शायद ऊंचा सुनाई देता है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। या फिर ही स्टेज इनकैपेबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, वो इनकैपेबल है, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के कैपेबल नहीं है, वो ठीक से चीज़ों को सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है। या इन द क्लासरूम ही ऑफन रिक्वेस्ट टू द टीचर टू रिपीट द लर्निंग मटेरियल, या वो बार बार टीचर को बोलता है कि आप प्लीज़ रिपीट कर दीजिए, तो मतलब उसको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा या ऊंचा सुनाई दे रहा है। देन वाइल लिसनिंग
लिसनिंग ही फोकस टुवार्ड्स द लिप ऑफ द स्पीकर, कि जो सामने वाला बोल रहा है तो वो उसके लिप्स की तरफ ध्यान दे रहा है, उसके लिप मूवमेंट की तरफ ध्यान दे रहा है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो इस तरह से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं बच्चों को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ही अवॉइड कॉन्वर्सेशन एंड डज इंडल्ज्ड इन डिस्कशन डायलॉग, ठीक है। बच्चा क्या करता है कि अवॉइड करता है किसी के साथ भी बातचीत करना, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में बैठते तो बातचीत होते तो वो क्या करता है, अपने आप को आइसोलेट करता रहता है, वो ना बातचीत करता है, क्योंकि फिर उसको डिस्कशन में अगर वो पार्टिसिपेट करेगा उसको बातों का जवाब भी देना पड़ेगा। देन वाइल लिसनिंग टू द अदर और टॉकिंग ही ऑफन पुट क्वेश्चन, जब कोई उसको बोल रहा है, ऐसे बात कर रहा है तो वो बार बार कहता है व्हाट व्हाट, मतलब आप क्या कह रहे हो, ठीक है, उसको ठीक से क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा तो वो व्हाट बोलता है। देन ही कंप्लेन्स पेन्स फॉर सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईयर, वो बार बार बोलता है कि मुझे कोई ना कोई दिक्कत है, कान में दर्द है, तो इस वजह से भी हम पता लगा सकते हैं। ही बिकम्स रेस्टलेस एंड इम्पेशेंट व्हेन ही इज़ नॉट अटेंड और लिसन टू, अगर वो ठीक से लिसन नहीं, सही से सुन नहीं पा रहा तो वो बहुत ही रेस्टलेस हो जाता है कि मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो इम्पेशेंट हो जाता है। देन ही शोज डिफेक्ट इन स्पीच एंड लैग बिहाइंड इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे की ठीक से स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो पाती है एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है या नहीं है स्कूल लेवल पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, की हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशनल प्रॉब्लम, ठीक है, बच्चे को क्या है, शिक्षा ग्रहण करने में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। हियरिंग डिसेबिलिटी कॉज मैनी प्रॉब्लम्स इन लर्निंग एंड परफॉर्मिंग इन एकेडमिक्स, की एकेडमिक्स में पढ़ाई करते हुए इसको बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द राइटिंग द लर्निंग मटीरियल, तो जो लर्निंग मटीरियल है वो ठीक से राइटिंग नहीं कर पाता है, या डिफेक्ट इन स्पीच, वो ठीक से बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता है, डिफिकल्टी इन कॉपिंग विद द लर्निंग मटीरियल के साथ जो है कॉप अप नहीं कर पाता है, अनलाइक द नॉर्मल एंड एवरेज क्लास के स्टूडेंट ईजिली कर पाते हैं, तो ठीक से एनवायरमेंट के साथ, बच्चों के साथ, स्टडी के साथ कॉप अप नहीं कर पाता है। देन लो परफॉर्मेंस रहती है बच्चे की क्लास में, और अंडर अचीवर रहता है कि ठीक से ना तो उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, ना वो ठीक से रिस्पॉन्स कर पाता है किसी भी क्वेश्चन का। देन उसके बाद वोकेबलरी बहुत लिमिटेड होती है बच्चे की, वो अपने ओपिनियन को ठीक से, अपने थॉट्स को क्या है वर्ड्स के द्वारा क्या है कन्वे नहीं कर पाता है। देन इनकैपेबिलिटीज इन द एक्विजिशन ऑफ यूज ऑफ साइंटिफिक से, साइंस का, सिंबल्स का, इमेजेस का, इन किसी का भी उसका डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक से नहीं यूज़ कर पाता, स्लो होता है और बहुत रिटार्डेड होता है इस तरह का बच्चा। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट कि उसको पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड भी होती हैं, पर्सनल भी होती हैं, ठीक है। पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ दीज चिल्ड्रंस ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ देयर हियरिंग हैंडीकैप, बीइंग हार्ड ऑफ हियर और डेफ, दिस स्टूडेंट्स क्या फील करते हैं ये कि दे जनरली अवॉइड, ये बच्चे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं पार्टिसिपेशन इन द सोशल ग्रुपिंग। जब बच्चे ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम ज़रूर कहीं ना कहीं कम है, हम ठीक है दूसरों से कम हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सोशल ग्रुपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका लिमिटेड सोशल सर्कल होता है, ठीक है, इंटरेक्शन बहुत कम करते हैं, एंड कैन नॉट गेट रजिस्टर्ड विद अदर्स ईज ऑफ एंड इंजॉइंग कंफर्ट, ना तो दूसरों के साथ अच्छे से बात कर पाते हैं, फ्रेंडशिप नहीं होती है इनकी, और कंफर्ट फील नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ क्रिएटेड आइसोलेशन, खुद से सेल्फ क्रिएट आइसोलेशन क्रिएट कर लेते हैं, अलग थलग रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, ठीक है, क्लासरूम में अकेले बैठे रहते हैं। सो दीज चिल्ड्रंस डेवलप अवर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इनएडिक्वेट सेल्फ एस्टीम, तो ये बच्चे क्या है, इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत लो होता है, इनएडिक्वेट होता है। दे हैव द टेंडेंसी टू एवेल्युएट देमसेल्फ एंड कॉन्सिक्यूट अपॉन दैट दे हैव द फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी एंड सेल्फ डिजेक्शन, ये बच्चे क्या करते हैं कि इनको फिर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम जो है वो दूसरों से कम है, कमज़ोर हैं, और सेल्फ डिजेक्शन जो है वो उनको फेस करना पड़ता है, खुद से ही बना लेते हैं अपने मन में कई बार ये। सो बिकॉज ऑफ देयर हियरिंग हैंडीकैप मैनी ऑफ द देयर क्लासमेट एंड पीयर लैक, यहाँ लैक आएगा, ठीक है, लैक कम, लैक इंजॉइंग देयर कंपनी, की ये क्योंकि हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, ठीक से बातें नहीं समझ पाते, इनको प्रॉब्लम होती है, तो इनके जो क्लासमेट्स है, पेयर ग्रुप होते हैं, इनके साथ कंपनी इंजॉय नहीं करते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट्स द चाइल्ड फर्दर एंड ही थिंक्स नेगेटिव अबाउट हिमसेल्फ, वो खुद के बारे में फिर नेगेटिव सोचते हैं और दूसरों के बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं।
फिफ्थ पॉइंट है द चाइल्ड डेवलप द टेंडेंसी ऑफ रैशनलाइजेशन, नेगेटिविज्म एंड विड्रॉल एंड प्रोजेक्टिंग हिज शॉर्ट कमिंग्स ऑन टू अदर। फिर इस तरह के बच्चे बहुत उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, चीज़ों से भागना शुरू कर देते हैं और खुद की गलतियों को या तो दूसरों पे थोपते हैं। इस तरह से मतलब वियर्ड सा बिहेव करना इस तरह के बच्चे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई ना कोई हमारे साथ प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल नहीं है, तो इस तरह से उनको समस्या होती है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, इमोशनल प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। सो इमोशनल प्रॉब्लम्स आर जनरली द रिजल्ट ऑफ आवर पर्सनल प्रॉब्लम। अगर पर्सनल प्रॉब्लम और सोशल हमारे रिलेशनशिप दूसरों के साथ अच्छे नहीं है तो इमोशंस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, ठीक है, कवर्ड विद इमोशंस, सो स्पेशली द नेगेटिव वंस। सो द हैंडीकैप चाइल्ड feel to manage for his emotion when he is not properly understood by himself and fails to understand well but speakings to him। मतलब क्या है कि ये ना तो खुद को दूसरों को अच्छे से समझा पाते हैं, ना इनको कोई अच्छे से समझता है, तो इनके अंदर ऐसी फीलिंग होती है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि दिस गैप ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स हिम इज इम्पेशेंट। जब ठीक से अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, कम्युनिकेशन का गैप है, इसकी वजह से इम्पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है, और इम्पल्सिव हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं एंड अपना जो लूज़ है, अपना जो टेम्पर है वो लूज़ कर देते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि द रिजेक्शन ऑफ क्लासमेट इन प्लेइंग ऑन डूइंग अकेडमिक वर्क क्रिएट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्टर्ब हिज मेंटल इक्विलिब्रियम। अब ये बच्चे क्या हैं, अकेडमिक्स में भी दूसरे बच्चों से, नॉर्मल बच्चों से थोड़ा पीछे होते हैं, ठीक है ना। क्लासमेट्स जो है इनको रिजेक्शन, ठीक है, इनसे ठीक से बात नहीं करते, खेलते हुए इनसे बात नहीं करते, इनके साथ खेलते नहीं है, अकेडमिक वर्क में ये पीछे होते हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, तो इनका जो मेंटल इक्विलिब्रियम है, दिमागी संतुलन हिल जाता है, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है, ये बिल्कुल ही अपने आप को निगलेक्टेड फील करते हैं, दूसरों से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं इनके कई बारी। देन स्पेलिंग टू ऑब्जेक्टिफाई द सिचुएशन मेक्स इज एंशियस हो जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं, कॉन्सिक्वेंट वैन बिकम इरिटेटेड, ठीक है, इरिटेट भी हो जाते हैं। इफ द सिचुएशन एग्रीवेट्स एडवर्सली द चाइल्ड में डेवलप सिम्टम्स ऑफ डाइल्यूजनल पर्सनैलिटी। अगर ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर ये सब कुछ बढ़ जाता है ना, तो बच्चे क्या है, डाइल्यूजनल पर्सनैलिटी, बच्चों की दोहरी पर्सनैलिटी हो जाती है, ठीक है ना, बच्चे अलग अलग तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं अगर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो हर चीज़ की अति बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इंटेलेक्चुअल डिफ़िकल्टी, ठीक है। बच्चों को क्या है, उनके दिमाग में जब चीज़ें ठीक से सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो जो दिमाग है उसका भी ठीक से विकास नहीं हो पाता, तो इंटेलेक्चुअल डिफ़िकल्टी भी होती है। सो द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड और अ ग्रुप एज अ ग्रुप may retarded because of the language difficulty in accepting, assimilating, interpreting the environment stimuli, ठीक है। अब बच्चा ठीक से लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, जब सुन नहीं पा रहा तो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, एसिमिलेट चीज़ों के साथ नहीं कर पा रहा, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ है, ना किसी के साथ अच्छे से संबंध बना पा रहा है, तो बच्चा दिमागी रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसका दिमागी संतुलन भी खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है द साइकोलॉजिकल प्रोसेस रिलेटेड टू हायर मेंटल एक्टिविटी गेट रिटार्डेड। तो जो मेंटल की एक्टिविटीज़ है, दिमाग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी रिटार्डेड, वो भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। देन दे लैक वर्बल एबिलिटी, वर्बल बोलने की क्षमता भी इनकी कम है, ठीक है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है, डेफिसिट एंड इफेक्ट लोअर लेवल ऑफ थाट प्रोसेस, जो उनकी थाट प्रोसेस है, सोचने समझने की जो प्रक्रिया है वो भी लोअर लेवल की होती है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट आर डिलेड इन चिल्ड्रन एंड रिमेन एट लोअर लेवल। जो एबिलिटी है चीज़ों को डेवलप करने की, कॉन्सेप्ट को लर्न करने की, ये भी उनकी कम हो जाती है। देन हाउएवर द नॉन वर्बल एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशंस इन दिस चिल्ड्रन इज फाउंड क्वाइट गुड। नॉन वर्बल जो एक्सप्रेशंस होते हैं तो वो क्या है, वो अच्छे होते हैं। नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस जो हैं वो अच्छे, कि बोलना नहीं है, उनको इशारों से बातें समझा सकते हैं अपने अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं मीटिंग एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, कि हम इनकी नीड्स को किस तरह से मीट आउट कर सकते हैं, किस तरह से पूरा कर सकते हैं अगर किसी को सुनने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो, ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम है तो पहला है कम्युनिकेशन टेक्निक। कम्युनिकेशन टेक्निक, उनके साथ अगर हम अच्छे से बातचीत करें, संचार करें, तो हम इनकी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। कैसे? द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न एंड एसिमिलेट टू लर्निंग मटीरियल, ठीक है ना, वो बच्चे ठीक से क्या है, सुन नहीं पाते, लर्न नहीं कर पाते, सिमुलेट नहीं कर पाते जो हमारा मटेरियल होता है उसके साथ। इन द शॉर्टेज ऑफ हिज शॉर्ट टर्म
सॉरी इन द शॉर्टेज ऑफ हिज लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर द इफेक्टिव टेक्निक। हम किस तरह से उनको चीज़ें याद करवा सकते हैं, जैसे लिप रीडिंग सिखाना बच्चों को, ठीक है, हम लिप रीडिंग सिखा सकते हैं बच्चों को। सो इट मीन्स दैट द हार्ड ऑफ हियरिंग स्टूडेंट इज ट्रेंड टू यूजिंग द मीनिंग of spoken material concentrating upon movement of lips by the speaker, but there are some shortcomings of this technique। ठीक है, अब बच्चों को लिप रीड है वो करना सिखा सकते हो ताकि वो जो भी बात बोली जा रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उस चीज़ को वो समझ पाए। ठीक है, बट इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अ डेफ कैन अंडरस्टैंड ओनली अबाउट द 25% ऑफ द स्पोकन मटीरियल। जो बिल्कुल डेफ होता है, जिसको बिल्कुल नहीं सुनाई देता, जो बधिर है, वो सिर्फ 25% वर्ड समझ पाएगा। अगर उसको लिप रीड भी सिखा दिया जाए तो वो सिर्फ 25% वर्ड जो बोले गए हैं उसको ही सीख पाएगा। ठीक है, व्हेन द स्पीड ऑफ स्पोकन वर्ड इज़ फास्ट, हम नॉर्मल बोलते हैं, हम बहुत तेज़ तेज़ बोलते हैं, हमको अगर उनको सारी बात समझाएं तो बहुत स्लो मोशन में हमें उन्हें बात बोलनी पड़ेगी। अगर हम नॉर्मल स्पीच में बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं, तो उनको सिर्फ 25% वर्ड्स ही समझ में आएंगे कि क्या बोला गया है। उसके बाद है द आर्टिकुलेशन मैनर ऑफ सम ऑफ द अल्फ़ाबेट्स इन हिंदी आर लेस डिफ्रेंशिएट। जैसे कि अगर हम बोलते हैं जैसे बा, मा, पा एंड ता, तो ये वर्ड क्या होते हैं, ये ना एक जैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, पता नहीं चलता ब बोला है, म बोला है, प बोला है, त बोला है। तो इस तरह से भी इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि बात क्या बोली गई है। उसके बाद है दे कैन नॉट, द चाइल्ड अटेंशन इज डिस्ट्रैक्टेड व्हेन ही ट्राइज टू रीडिंग लिप रीडिंग, देन ही कैन नॉट पे अटेंशन टू द स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, अब जब कोई लिप रीड कर रहा है तो उनका फिर लिप्स पर जो है, लिप्स मूवमेंट पे ही ध्यान होता है, बट वो क्या बोल रहा है स्पोकन वर्ड्स पे उनका ध्यान नहीं जाता। तो इस तरह से मिस एंड मैच हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ठीक से वर्ड्स को समझ नहीं पाता। ठीक है, तो लिप रीडिंग में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम उनको साइन लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने पहले देखते होंगे जैसे दूरदर्शन वगैरह है, पहले क्या होता था कि नॉर्मल न्यूज़ के साथ साथ जो बधिर होते थे उनके लिए इशारों में जैसे न्यूज़ बोली जाती थी। ठीक है, तो वो साइन लैंग्वेज होती है, तो हम उनको साइन लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। सो इट इज़ द टेक्निक हैविंग सर्टन स्पेसिफिक साइंस फॉर अल्फ़ाबेट्स एंड वर्ड्स। अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के लिए, अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग साइंस हो सकते हैं। ठीक है, विच फैसिलिटेट्स द हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो इस तरह से भी वो बच्चे क्या है अपना लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डे साइंस फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस आर अवेलेबल। ठीक है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग साइंस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्यूड स्पीच, कि उनको क्यूज़ देना, ठीक है, हिंट दे दे के भी उनको बता सकते हैं। दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ यूज़ ऑफ सम नॉन वर्बल क्यूज़। कुछ नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं, ठीक है, हम बोल कर नहीं, जैसे इशारों के द्वारा, हैंड मूवमेंट्स के द्वारा, जेस्चर के द्वारा, बॉडी पोस्चर के द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, विद द लिप रीडिंग बाय द स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर जो है वो लिप रीड करके थोड़ा बोल के या हाथ के मूवमेंट से उनको चीज़ें समझा सकता है। द स्पीकर और सम अदर पर्सन्स मेक्स जेस्चर्स विद हैंड्स, जैसे मैंने बताया कि हैंड से या फिर काइंड ऑफ लैंग्वेज और अदर स्पोकन वर्ड से हम उनको सिखा सकते हैं। उसके बाद ऑडिटरी ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको। दिस ट्रेनिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशनल ऑडियोलॉजी विच इज़ द फास्ट डेवलपिंग टेक्निक टू मीट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग डिसेबल्ड चाइल्ड। कि हम उनको ऑडिटरी ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ये बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है। सो दिस पर्पस इज सेव द रेसिजुअल हेयरिंग एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन टू चेक आउट फर्दर डिटेरियोरेशन। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे के कान में एक डिवाइस लगाया जाता है। ठीक है, अगर कोई लॉस है तो उसे कान में एक जो है डिवाइस लगाया जाता है जिससे कि वो चीज़ों को सुन पाता है। ठीक है ना, उसकी ईयर में वो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। यूज़ ऑफ हियरिंग एड्स की हेल्प भी हम लेते हैं, जैसे कि हियरिंग एड्स आर द पार्ट ऑफ द treatment in the sense that help children in learn and carry their academics activities। अलग अलग तरह के हियरिंग एड्स आते हैं। सो यूज़ ऑफ हेडफोन्स, हम हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के कान पे आप हेडफोन्स लगा दो, अगर उनको ऊंचा सुनाई देता है तो वो हेडफोन से चीज़ें उनके दिमाग में एकदम से चली जाएंगी। एम्पलीफायर्स लगवा सकते हैं हम। डिसेबल, ठीक है, हेल्प्स डिसेबल टू लिसन एंड टू पार्टिसिपेट इन द कम्युनिकेशन। तो इस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन जो हमारे हैं टेक्नोलॉजी द फॉलोइंग द यूज़ ऑफ वर्ड्स